असाइनमेंट 1 ऑपरेशंस रिसर्च। हमारे पास बेसिकली दो तरीके होते हैं जिससे हम किसी भी एलपीपी को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है सिंप्लेक्स मेथड। इस लेक्चर के अंदर हम सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके स्टेप्स को देखेंगे, किस तरीके से सिंप्लेक्स मेथड को हम यूज़ करते हैं, क्या क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करना है और किस तरीके से हम हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। अगर हम पहले स्टेप को देखें तो हमने क्या करना है कि कन्वर्ट द लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऑफ द एलपीपी इनटू लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, 2x1 प्लस 4x2 विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड 4x1 प्लस 5x2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब मुझे अगर इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ को लीनियर इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करना पड़ेगा। स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें कि पहली इक्वेशन को अगर मैं आपको डिस्कस करूँ तो 2x1 प्लस 4x2 विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर s1 को ऐड कर दूँ तो मेरी इक्वेशन कुछ इस शेप में आ जाएगी जो राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है, डेट 2x1 प्लस 4x2 प्लस s1 विल नाउ इक्वेट टू 8। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन 4x1 प्लस 5x2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अगर मैं इसमें s2 को ऐड कर दूँ विच इज़ अ स्लैक वेरिएबल तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 4x1 प्लस 5x2 प्लस s2 इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, डेट s1 एंड s2 आर द स्लैक वेरिएबल्स विच आर यूज टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटीज टू लीनियर इक्वेशंस एंड x1 and x2 are the decision variables of the LPP. Now moving on to step number 2, we have to rewrite the objective function. So all the variables are on the left hand side and the constraints are on the right hand side. For example यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन है z equals to 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3। मैं जूम कर लेता हूँ इस चीज़ को। सो इवेंचुअली अगर मैं 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करूँ तो ऑफकोर्स पॉजिटिव साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव साइन। So the equation will be modified to z minus 3x1 minus 2x2 minus x3 equals to 0। अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो इक्वेशन मेरी जो फाइनल इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस x3 प्लस z इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि हमने जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्म हो जाए। Now moving on to step number 3, modified constraints and the objective function as an augmented matrix called simplex table। अब हमने क्या करना है, जो हमारे modified constraints थे जो हमने बनाए थे और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना है, अब हमें उनकी वैल्यूज़ को एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर प्लेस करना है ताकि हमारा सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म हो जाए। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज़ ऑल्सो नोन एज द सिंप्लेक्स टेबल। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और सिंप्लेक्स टेबल एक ही चीज़ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने जो वेरिएबल्स हैं हमारे और स्लैक वेरिएबल्स हैं उन्हें हमने ऊपर टॉप के ऊपर प्लेस कर दिया है, दैट x1 x2 एंड x3 s1 s2 एंड s3 एंड z। अगर मैं इनके नीचे की वैल्यूज़ को देखूँ तो वैल्यूज़ x1 की हैं वो हैं 2 2 2 -3, x2 की हैं 1 2 3 -2, x3 की हैं 1 8 1 -1, s1 की हैं 1 0 0 0, s2 की हैं 0 1 0 0, s3 की हैं 0 0 1 0, z की हैं 0 0 0 1 और इक्वेशन के इक्वेट में 150 200 320 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एक बात यहाँ पे देखने वाली है कि जो नीचे जो लास्ट इक्वेशन लिखी है 3 - 2 - 1 0 0 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच वॉज फाउंड। इससे ऊपर की जितनी भी इक्वेशन जो कि मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर प्लेस करी हैं वो क्या हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर प्लेस हुए हुए होते हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लास्ट में प्लेस किया जाता है। नाउ वी विल सॉल्व एन एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड टू अंडरस्टैंड इट मोर क्विकली एंड क्लियरली। अब यहाँ पर हमारे पास कोई एलपीपी नहीं दी हुई हमें, ना हमें कुछ इनइक्वालिटीज़ दी हैं जिन्हें हम पहले लीनियर इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करें, ना ही हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट सिंप्लेक्स टेबल ही प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो x1 x2 एंड x3 s1 s2 एंड s3 एंड z विच आर द वेरिएबल्स आर प्लेस्ड ऑन द टॉप एंड द constants and the values, numeric values are placed in the augmented matrix simplex table which are at the bottom। तो अगर हम यहाँ पर देखें x1 की क्या वैल्यूज़ हैं 2 0 0 -6,
x2 की क्या वैल्यूज़ हैं 0 5 0 0, x3 की क्या वैल्यूज़ हैं 10 0 0, s1 की क्या वैल्यूज़ हैं -2 10 0 8, s2 की क्या वैल्यूज़ हैं 0 0 2 0, s3 की क्या वैल्यूज़ हैं 0 20 0, z की क्या हैं 0 0 3 एट्सेट्रा, और इक्वेट के अंदर 30 -34 एंड -39। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट हमारा मेन पॉइंट आता है कि हमें जब भी हम सिंप्लेक्स मेथड से या सिंप्लेक्स टेबल को यूज़ करते हुए हम हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो हमें बेसिक वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है। अब बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिक वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स, या फिर मैं अगर उसको समझाऊं तो इस तरीके से कहूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ x1 है, तो x1 की वैल्यूज़ अगर मैं देखूं तो हैं 2 0 0 -6। तो इस पूरे वैल्यूज़ के अंदर कितनी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं? 2। तो बेसिक वेरिएबल कब बनता है? कि जब सिर्फ एक नॉन ज़ीरो वैल्यू हो टेबल के अंदर या वैल्यूज़ के अंदर सिर्फ एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल x1 है, तो x1 के अंदर 2 0 0 -6 है, तो यहाँ पर 2 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आ रही हैं, सो इट इज़ नॉट अ बेसिक वेरिएबल। अगर मैं x2 को देखूँ तो x2 के अंदर आ रही हैं 0 5 0 0, तो यहाँ पर कितनी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आ रही हैं? सिर्फ एक, यानी कि एक नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ है और बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो हैं, तो ये क्या बन जाएगा? मेरा एक बेसिक वेरिएबल। सो x2 इज़ अ बेसिक वेरिएबल बट x1 इज़ नॉट अ बेसिक वेरिएबल। अगर मैं x3 को देखूँ तो वैल्यूज़ क्या है? 10 0 0 एंड 0। अब यहाँ पर सिर्फ जो नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 10, और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हैं? 0। तो x3 इज़ ऑल्सो अ बेसिक वेरिएबल। अगर मैं s1 को देखूँ तो वैल्यूज़ क्या है? -2 10 0 एंड 8। अब यहाँ पर कितनी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आ रही हैं? 3, और बाकी सारी वैल्यू 0 हैं, जो कि सिर्फ एक ही है, तो ये भी मेरा एक बेसिक वेरिएबल नहीं हो पाएगा लाइक x1। अगर मैं s2 को देखूं तो 0 0 2 एंड 0, तो यहाँ पर कितनी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आई? सिर्फ एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आई है, बाकी सारी वैल्यूज़ 0 हैं, तो ये भी मेरा एक बेसिक वेरिएबल है। s3 0 0 22, तो यहाँ पर 2 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आ गई, तो ये भी मेरा एक बेसिक वेरिएबल नहीं है। अगर मैं z को देखूँ तो कितने बेसिक वेरिएबल्स हैं? आई एम सॉरी, अगर मैं z को देखूँ तो कितनी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं? सिर्फ एक, 0 0 0 एंड 3, तो एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यू 0 हैं, तो ये भी मेरा एक बेसिक वेरिएबल है। तो जितने भी हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स होते हैं हम उसको सॉल्व करके अपने सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, और जितने हमारे बेसिक वेरिएबल्स नहीं होते लाइक x1 इज़ नॉट अ बेसिक वेरिएबल, s1 इज़ नॉट अ बेसिक वेरिएबल एंड s3 इज़ नॉट अ बेसिक वेरिएबल, तो हम उन्हें इक्वेट करा देते हैं सिंपली 0 के साथ, डेट x1 इज़ इक्वल्स टू 0, s1 इक्वल्स टू 0 एंड s3 इक्वल्स टू 0, और बाकी की वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अगर मैं x2 को देखूँ तो 5x2 इक्वल्स टू -30, तो 5x2 इक्वल्स टू जब -30 होगा तो मैं कह सकता हूँ कि 5 1 5 एंड 5 6 30, सो x2 इक्वल्स टू -6। सिमिलरली 10x3 इक्वल्स टू 30, तो मैं कह सकता हूँ 10 1 10 10 3 30, x3's वैल्यू इज़ 3। सिमिलरली अगर मैं s2 को देखूँ तो 2s2 इक्वल्स टू 4, 2 1 2 2 2 4, सो s2 वैल्यू इज़ 2। और अगर इसी तरह मैं z को देखूँ तो 3z इक्वल्स टू -39, ऑन सॉल्विंग 3 1 3 3 1 3 3 3 9, z इक्वल्स टू -13। तो मेरी जो वैल्यूज़ बनेंगी वो क्या बन जाएंगी? x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू -6 आफ्टर सॉल्यूशन, x3 इक्वल्स टू 3 एंड s1 इक्वल्स टू 0, s2 इक्वल्स टू 2 एंड s3 इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू -13। तो यहाँ पर हमने सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू इस ऑगमेंटिक मैट्रिक्स को सॉल्व करा, और यहाँ से हमने सिंप्लेक्स टेबल के थ्रू सारे वेरिएबल्स के वैल्यूज़ फाइंड आउट करी। कैसे? कि हमने सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करा, जो बेसिक वेरिएबल्स नहीं थे हमने उनको इक्वेट कर दिया 0 से, डेट दे आर इक्वल टू 0, और जो बेसिक वेरिएबल्स थे हमने बेसिक वेरिएबल्स को सॉल्व करा। बेसिक वेरिएबल्स को सॉल्व करने के बाद हमने सिंपली उनको अरेंज किया, सॉल्यूशन किया, और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी जैसे x2 इक्वल्स टू -6, x3 इक्वल्स टू 3, s2 इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू -13, ये सारी वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करा, और इसके बाद हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड जो हमारे सारे वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो आ गई हैं, जो कि है हमने इस बॉक्स के अंदर प्लेस करनी है। So this is it for the first assignment and regarding simplex table and simplex method of the LPP. Jazakallah.